प्यारे बच्चों, नेटवर्क की वजह से हम इस सत्र को लाइव आयोजित नहीं कर पाए हैं। कई बार हमने आरंभ करने का प्रयास किया लेकिन वो पुनः डिस्कनेक्ट हो गया। इसलिए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम वीडियो के माध्यम से आपके पास भेज रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है, हिंदी भाषा, उद्भव, विकास, उत्पत्ति, हिंदी की उपभाषाएं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, प्राचीन आर्य भाषा, खड़ी बोली अवधि का संक्षिप्त और सारगर्भित परिचय, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों को बात करनी है। सबसे पहले हमारे सामने जो बात आती है उसमें हम देखते हैं कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ और कब हुआ। प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत है और जिसके दो रूप थे, जिसका विकास 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास से होकर होता है और 500 ईस्वी पूर्व तक चलता रहता है। लगभग इसका समय 3500 वर्ष तक का हो चुका है। प्राचीन आर्य भाषा का दूसरा रूप संस्कृत है। इसी को लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा को प्राप्त है, वही स्थान भारत में संस्कृत भाषा को प्राप्त है। संस्कृत भाषा में तमाम ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें चारों वेद। उसके बाद में लौकिक संस्कृत में आते हैं तो महाभारत और रामायण का नाम आता है, जिसमें संस्कृत साहित्य की रचना अत्यंत समृद्ध होती चली गई। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की विशेषताओं की बात करें तो भाषा श्लिष्ट योगात्मक थी। इसमें पाणिनि का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें 3 लिंग 3 वचन थे। वैदिक संस्कृत का शब्द भंडार अधिकांशतः तत्सम शब्दों का बना हुआ था। कुछ तद्भव और देशज और विदेशी शब्द भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। शब्दों में धातु का अर्थ प्रायः सुरक्षित था, लेकिन लौकिक संस्कृत तक आते आते कुछ कुछ अर्थों में इसमें परिवर्तन हो गया। वैदिक संस्कृत संगीतात्मक भाषा थी, साथ ही स्वराघात भी था और स्वराघात के कारण अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता था। लौकिक संस्कृत तक आते आते यह संगीतात्मकता समाप्त होने लगी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाले बिंदु पर जब हम बात करते हैं, भारत में आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई, जिसकी लिपि देवनागरी है। इस भाषा का उच्चारण जब सामान्य जन के लिए संभव न हुआ तो उच्चारण अशुद्धि के कारण प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। यही वैदिक संस्कृत का व्याकरण सम्मत रूप कहलाया। संस्कृत का अर्थ सुधरा हुआ होता है। संस्कृत में प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। वैदिक काल की प्राकृत बदलकर जब दूसरी प्राकृत के रूप में आई तो वह पाली भाषा कहलाई, जिसमें बाद में चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। आगे देखते हैं तो कालांतर में इस दूसरी प्राकृत में भी परिवर्तन हुआ और इसमें अपभ्रंश का अर्थ बिगड़ा हुआ हो गया। इस अपभ्रंश से आगे चलकर पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। इन्हीं रूपों से हिंदी का जन्म होता है। संक्षेप में कहें तो हमारी जो हिंदी की उत्पत्ति की बात है वह यहाँ पर शुरू होती है 1500 ईस्वी से। 1500 ईस्वी इस तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पर 1500 ईस्वी से शुरुआत होती है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से इसकी हम शुरुआत मानते हैं और ये 500 ईस्वी पूर्व तक इसका समय काल है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से किसका आरंभ होता है, आप ध्यान रखिएगा, जो हमारी आर्य भाषा है उसका, और आती है कहाँ तक, 500 ईस्वी तक। तो ये तो आर्य भाषा के विकास क्रम की बात है। लेकिन हिंदी की उत्पत्ति कब हुई? तो हिंदी की उत्पत्ति 1000 ईस्वी में होती है। सभी लोग ध्यान रखिए, 1000 ईस्वी में हिंदी का उद्भव हो गया। इसका विकास धीरे धीरे करके आगे चलकर होता रहा। अभी भी विकास इसका हो रहा है। तो 1500 ईस्वी पूर्व में आर्य भाषाएं आरंभ होती हैं और 1000 ईस्वी में हिंदी की उत्पत्ति होती है। इसके बीच में आप देख सकते हैं संस्कृत के दो रूप, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश और उसके बाद में 1000 ईस्वी में हिंदी की उत्पत्ति होती है। ये थी हिंदी का उद्भव और विकास।
जिस पर संक्षेप में हम लोगों ने चर्चा की, आप लोगों के समझ में आया होगा। अगली बात है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीन ब्राह्मी लिपि पर आधारित है। यह प्राचीन भारत में पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी तक विकसित की गई और 7वीं शताब्दी ईस्वी तक नियमित रूप से उपयोग में आई। देवनागरी लिपि जिसमें 14 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, दुनिया में चौथी सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली लेखन प्रणाली है, जिसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं के लिए किया जाता है। ये आप लोग समझ सकते हो, 120 से अधिक भाषाओं के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। इसमें 14 स्वर हैं, ध्यान रखिएगा, देवनागरी में 14 स्वर हैं, इसमें 33 व्यंजन हैं। ये दुनिया की चौथी सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली लेखन प्रणाली है। इस तरीके से हमने देखा देवनागरी लिपि के बारे में संक्षेप में, और इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं को लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा होती है, जिसे सिरो रेखा के नाम से जानते हैं। कुछ वर्णों के ऊपर ये रेखा नहीं भी होती है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, ये बात ध्यान रखें। देवनागरी का विकास किस भाषा से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। और इसके साथ साथ ये ध्वन्यात्मक लिपि है। कैसी है? ध्वन्यात्मक लिपि है, जहाँ पर एक लिपि चिन्ह है, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है। जो प्रचलित लिपियां हैं, रोमन, अरबी और चीनी, इन सभी में ये सबसे अधिक वैज्ञानिक है, ये ध्यान रखेंगे। जो भी दुनिया में इससे पहले की 3 प्रचलित लिपियां हैं, उन सभी में ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि की विशेषताओं की बात करें तो लिपि में अक्षरों के नाम और उच्चारण समान तथा अभिन्न होने चाहिए, और वो है यहाँ पर। देवनागरी लिपि में का, खा, गा, घा आदि का नाम और उच्चारण समान है। रोमन में अक्षरों के नाम और उच्चारण में अंतर होता है। एक अक्षर एक ही ध्वनि का वाहक होना चाहिए। हमारी जो देवनागरी है, इसमें इसी तरह का ये विशेषता है, जबकि रोमन में ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ जो देवनागरी लिपि की विशेषता है, आदर्श लिपि लेखन की दृष्टि से सरल हो, मौलिक उच्चारण हो, विशिष्ट अक्षर अथवा लिपि चिन्ह होना चाहिए। ये सब हमारी देवनागरी लिपि में पाया जाता है। देवनागरी लिपि में सीखने में सरल, सहज है। देवनागरी को लिखने में और सीखने में बड़ी सहजता है, क्योंकि एक ध्वनि चिन्ह के लिए एक ही उच्चारण है, एक ही अक्षर एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होने चाहिए, जिसमें एक तो इस तरीके का भ्रम भी देवनागरी में अधिकतर अक्षरों में पैदा नहीं होता है। यहाँ पर एक ही लिपि चिन्ह के लिए एक उच्चारण है। देवनागरी लिपि दृष्टि से वैज्ञानिक, बहुत वैज्ञानिक भाषा है। आदर्श लिपि में अक्षर कम होने चाहिए। ऐसा भी होता है, तो हमारी लिपि में बहुत ज़्यादा अक्षर भी नहीं है ना बहुत कम है। अनावश्यक चिन्ह भी नहीं है हमारी देवनागरी लिपि में, ये भी इसकी विशेषता है। सभी अक्षर समान ऊंचाई के होने चाहिए। देवनागरी लिपि में अधिकतर अक्षर ऐसे ही हैं, समान ऊंचाई वाले हैं। शीघ्र लेखन की विशेषता होनी चाहिए। हम हिंदी में भी लिखना चाहें तो शीघ्र लेखन लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर शिरोरेखा जो है, इसकी बड़ी बाधा है। शिरोरेखा नहीं भी खींचे तो भी हम अक्षरों को लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपने देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रभाषा पर। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखते हैं। समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा। जनभाषा, जो भाषा समस्त राष्ट्र के जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और इस दृष्टि से राष्ट्रभाषा में एकता होती है, अखंडता होती है, पूरे देश के साथ संवाद करने की ताकत होती है। और ये ताकत अगर हम कहें हमारी किस भाषा में है, तो वो हिंदी में है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लोगों की एकता के पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है और उन्हें अन्य राष्ट्रों से अलग बनाती है। ये तमाम विशेषताएं होती हैं। राष्ट्रभाषा को सम्मान देने का अर्थ है कि किसी की प्राथमिक भाषा होने के साथ साथ हर स्तर पर संचार और पसंदीदा स्रोत होना चाहिए। राष्ट्रभाषा का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भाषा है, हमारे लोगों की भाषा है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राज काज की भाषा। संविधान में राजभाषा और राजभाषाओं शब्द का प्रयोग हुआ है। राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान में नहीं है। अष्टम अनुसूची में भाषाओं को राज्य की राजभाषा कहा गया है। राष्ट्रभाषा शब्द का हर कोई अपना मतलब निकालता है, कहीं भी इसकी आधिकारिक परिभाषा नहीं की गई, लेकिन राजभाषा को संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है।
राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। भारत सरकार के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 343 में। ये बात आप लोग को पता है। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है और हमारे देश में इसको घोषित कर दिया गया है, जो किसी सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं राजभाषा के रूप में स्वीकार भी की गई हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हैं। धन्यवाद से पहले देखिए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हम लोगों ने जिन पर बात की, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो वो देवनागरी है। हिंदी भाषा के उद्भव विकास का संक्षिप्त सारगर्भित परिचय अगर देना पड़ जाए तो आप लोग को क्या करना है। हिंदी भाषा का उद्भव होता है आर्य भाषाओं से। आर्य भाषाएं आगे चल करके पाली प्राकृत अपभ्रंश में परिवर्तित हो जाती हैं और 1000 ईस्वी में हिंदी की उत्पत्ति उसी से हो जाती है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। और 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं हमने आपको बताया था। पूराविप, यानी पूराविप का मतलब पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा और पहाड़ी हिंदी उपभाषा। इस तरीके से ये 5 उपभाषाएं हिंदी की हैं और इनसे अलग अलग हिंदी का अलग अलग बोलियों का विकास हुआ है, आप लोग जानते हो। उसके बाद में आपसे कोई प्रश्न करेगा कि प्राचीन आर्य भाषा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो प्राचीन आर्य भाषा जो वैदिक संस्कृत है उसका जो काल है वही प्राचीन आर्य भाषा है। खड़ी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। पूर्वी हिंदी का विकास या पूर्वी हिंदी से विकसित कौन सी प्रसिद्ध बोली है, तो वो अवधी है, आप लोग जानते हो। अवधी का विकास किस उपभाषा से हुआ है, तो आप लोग बता सकोगे कि पूर्वी हिंदी से हुआ है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि अवधी के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए, तो अवधी के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम आप लोग जानते हो। तमाम और लोग हुए हैं, लेकिन आप जायसी को जानते हैं, आप तुलसी को जानते हैं। ये 2 बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और इनको ऐसा कोई नहीं है जो भूल पाए। राजभाषा की परिभाषा लिखो। वह भाषा जिसको सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सरकार द्वारा जिसको राजकाज की भाषा के लिए घोषित कर दिया जाता है, उसी को हम राजभाषा कहते हैं। मध्यकालीन भाषा की प्रथम स्थिति क्या थी? मध्यकालीन भाषा की प्रथम स्थिति क्या थी आप लोग को बताना है, तो वो पाली थी, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है। अभी आपसे कोई पूछेगा कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी को राजभाषा घोषित करने की बात आती है जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष की 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष की 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो प्यारे बच्चों, अभी मौसम खराब होने की वजह से हम लोगों ने लाइव वीडियो नहीं देख पाया, हम लोग आपस में लाइव सत्र में नहीं जुड़ पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास हम एक वीडियो भेज रहे हैं, उसके माध्यम से आप तमाम इस सत्र से संबंधित तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विभिन्न एकेडमिक की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगी। इस धैर्य बनाए रखिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, समय पर अपना काम पूरा करिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद।